बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, चैप्टर नंबर 6 लेबर कॉस्टिंग में चल रहा था हमारा। ठीक है, चलिए आज हमने जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करनी है, बुक कीपिंग एंट्रीज पे। ठीक है जी। एग्जाम्पल आपको पता है, डायरेक्ट लेबर जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बनेगी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स की। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या है, ग्रॉस वेज। ये तो डायरेक्ट लेबर में जाएगी ग्रॉस वेज। अच्छा, 30,000 ग्रॉस वेज, ऑफ विच यानी कि 30,000 रुपये में से, ये 30,000 रुपये में से बात कर रहे हैं, इसमें से डायरेक्ट वेजेस के नाम पर कितने हैं, 11,000। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन वाले कितने हैं, 7,000। आपको पता है कि डायरेक्ट क्लास सारे इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट एडमिन वाले कितने हैं, 4,000। एडमिन इनडायरेक्ट सेलिंग वाले कितने हैं, 8,000। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट बन गया भाई, ये वेजेस का अकाउंट आ गया ना। क्लियर है, तो ये हम अकाउंट बना रहे हैं बिजनेस का, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं ना। तो वेजेस बिजनेस का एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस डेबिट होगा। तो वेजेस 30,000 हो गया डेबिट साइड। अब इसमें से 11,000 वर्क इन प्रोसेस में चले गए डायरेक्ट वेजेस के नाम पर, 7,000 प्रोडक्शन ओवरहेड एफर्ट्स में चले गए, ये एफर्ट्स में चले गए, ये वर्क इन प्रोसेस में चले गए। 4 एडमिन वाले थे, एडमिन में चले गए, 8 सेलिंग में चले गए। ठीक है, और 30,000 सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, खत्म। बस ये करना, कोई मुश्किल काम नो सर। नॉर्मल एग्जामिनर ये पूछते नहीं है। ये चीज अच्छा जी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। तो सर्विस सेक्टर को नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करके रेवेन्यू कमाएंगे, और जो ये अपने पास सर्विस प्रोवाइडर रखेंगे, ठीक है, तो वो उनकी कॉस्ट होगी। अच्छा जी, कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, ऑपरेटिंग एंड रनिंग द फ्लीट, रिपेयर द मेंटेनेंस, फिक्स चार्जेस, एडमिन। फ्लीट मतलब ये जो बहरी जहाज होते हैं। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम कहें कि रोड फंड, लाइसेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन व्हीकल, ये सारी कॉस्ट सेंटर की। डेप्रिसिएशन आपने पढ़ी नहीं किधर, ये अकाउंटिंग वाला टॉपिक है। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है, उसको यूज़ करने से वो जितनी वैल्यू एसेट की कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है ये बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि उसका जो एसेट है वो कम हो रहा होता है। ठीक है नी, तो ये डेप्रिसिएशन होती है। तो पहले हमने ऑपरेटिंग एंड रनिंग फ्लीट देख लिया, रिपेयर, मेंटेनेंस, फिक्स चार्ज, एडमिन देख लिया। अच्छा, उसके बाद फर्दर हमने सब क्लासिफिकेशन कॉस्ट की। तो सब क्लासिफिकेशन में रोड फंड, लाइसेंस। अच्छा, क्लासिफिकेशन आप भी याद रहे, अब लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस अपने ये देखना है, बस सारे खर्चे हैं, सारे कॉस्ट हैं, अभी देखें ये कॉस्ट ही है। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको करवाया था बस वही क्लासिफिकेशन रखनी है कि फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और टोटल कौन सी, बस बाकी टेंशन नहीं। रोड फंड लाइसेंस,
मिसाल के तौर पर कि अगर मेरे पास डिलीवरी वैन है, अब वो डिलीवरी वैन तभी चलाऊंगा जब मैं उसका लाइसेंस लूँगा। अब लाइसेंस फॉर एग्जांपल 2000 का मिल रहा है, तो 2000 का खर्चा हो रहा है ना बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि ये व्हीकल लाइसेंस भी कह सकते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, और कॉस्ट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से होते हैं? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसका कॉस्ट सेंटर होता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर होता है। ठीक है, बस ये रीडिंग है, बस रीडिंग कर लेना, वो कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, आगे थोड़ी सी काम की चीज़ आती है, प्रोडक्टिविटी ये काम की चीज़ है, इसके ऊपर टाइम लगाते ज़रा। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो लेबर है ना, ये कितनी एफिशिएंट, लेबर की एफिशिएंसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेबर की एफिशिएंसी को प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर लेबर आवर। एक घंटे में अमाउंट ऑफ आउटपुट कितनी है? फॉर एग्जांपल 1 आवर में एक लेबर 10 यूनिट बना रही है, एक और लेबर है वो एक घंटे में 12 यूनिट बना रही है, एक 15 बना रही है। इसका मतलब जो एक घंटे में ज़्यादा यूनिट बनाएगा इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वो एफिशिएंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, टाइम रिलेटेड पे एंड प्रोडक्टिविटी। भाई प्रोडक्टिविटी और टाइम रिलेटेड पे का क्या रिलेशन होगा, बता सकते हो? वही है जो काम मतलब कि टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे। प्रोडक्टिविटी में मुझे ये बताओ, टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? पहले ये बताओ। टाइम कम लगेगा, आउटपुट ज़्यादा। हाँ, प्रोडक्टिविटी में वो एफिशिएंट होंगे तो जल्दी काम कर लेंगे क्योंकि वो एफिशिएंट है। ठीक है नी? अच्छा, इफ द प्राइस सेट टू ऑन अ टाइम बेसिस देन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी द लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल फॉल। लेबर कॉस्ट पर यूनिट फॉल कर जाएगी क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा यूनिट बना रहे होंगे। ठीक है? अच्छा जी, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी ज़रा। एग्जाम्पल, an employee is paid $6 per hour for a 38-hour week. In a week, 10 output per hour was in week 10 output per hour was 15 unit. This increased to 17 per hour in week 11. Show the impact on unit labor cost. Labor की unit cost के ऊपर बताओ क्या impact पड़ेगा। कहता है in week 10 10वें हफ्ते में आउटपुट पर आवर एक घंटे में वो 15 यूनिट बनाता था 10वें वीक में। दिस इंक्रीज टू 17 पर आवर इन वीक 11। अगले हफ्ते में उसने एक घंटे की 15 नहीं, एक घंटे की 17 यूनिट बना लिए। कहता बताओ लेबर कॉस्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो हमने कहा इन 10वें वीक में क्योंकि एक घंटे के उसको $6 मिल रहे हैं, एक घंटे के उसको $6 मिल रहे हैं। ठीक है, और 15 यूनिट वो बना रहा है, 15 यूनिट वो बना रहा है, और उसने पूछा है पर आवर नहीं, लेबर कॉस्ट पर यूनिट उसने पूछा। उसने क्या पूछा है? ऑन यूनिट लेबर कॉस्ट, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताओ क्या है। तो ठीक है भाई, पर आवर रेट क्या मिल रहा है? $6, और यूनिट कितने बन रहा है? 15। तो 6 को 15 से डिवाइड कर दो तो $0.4 पर यूनिट बन रहे हैं। और 11वें वीक में उसने 15 नहीं 17 यूनिट बना लिया। अब जब 17 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस बात है रेट कम ही होगा ना। तो इसका मतलब है पर यूनिट रेट देखें 0.4 से 0.35 पे आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें कोई मुश्किल? ऑब्वियस बात है जब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी तो आंसर छोटा ही आएगा ना। तो ज़्यादा जब यूनिट बनाऊंगा तो पर कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। आउटपुट रिलेटेड पे एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना होमवर्क में। अब सारा कुछ इतना कुछ तो कर चुके हो आप लोग। ये आउटपुट वो था टाइम रिलेटेड ना, टाइम रिलेटेड पे एंड प्रोडक्टिविटी। ये है आउटपुट रिलेटेड पे एंड प्रोडक्टिविटी। आसान है, मुश्किल नहीं, आप करोगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल वाली कोई वैरायटी वाली बात नहीं है। और ये आपको मैंने बताया हुआ कि 0 to 50 ये रेट चलेगा, ये वाला। ठीक है जी, बताया हुआ आपको, ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा।
उसको एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन, और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 4 5 6 6, ये 6 सवाल हैं, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम ये वाले डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, कैप्लन की प्रैक्टिस किट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, फिर वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये कर लीजिएगा एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, इनमें प्रॉब्लम हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप करेंगे, फिर प्रॉब्लम है, फिर मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चैप्टर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 7, एक्सपेंसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एक्सपेंसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंसेस क्या है। एक्सपेंसेस क्या, आपको पता है जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो बिजनेस की प्रोडक्ट में 3 ही खर्चे आते हैं। एक मटेरियल का खर्चा, ये मैंने बताया था शुरू में, बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। एक कौन सा खर्चा आएगा, मटेरियल का खर्चा। दूसरा, आपको पता है मटेरियल का ऊपर चैप्टर पढ़ा हमने एक FIFO LIFO वाला, अभी लेबर का पढ़ा, अब ये इस एक्सपेंस का पढ़ने लगे। हाँ, अब हम ये एक्सपेंस का पढ़ने लगे चैप्टर, तो तीनों चैप्टर हमारे हो चुके। एक्सपेंस क्या है, expenses are all business cost that are not classified as material or labor cost। कहता एक्सपेंस क्या है, कहता एक्सपेंस को मैं नहीं बता सकता, एक्सपेंस को मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ जो मटेरियल और लेबर नहीं है ना, इसके अलावा सारे खर्चे एक्सपेंस में आते हैं। क्योंकि एक्सपेंस की डिटेल लिस्ट ही बड़ी लंबी है, किस किस को मैं बताऊँगा, रह जाएंगे मेरे, है ना। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन में हमने क्या कहा, जो मटेरियल और लेबर नहीं है वो एक्सपेंस है। अगर कोई आपसे पूछे भाई बिजनेस एक्सपेंसेस क्या हैं, तो आप बोलते रहे कितने गिनाओगे आप, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस की तो लंबी लाइन है। अब जान छुड़ाने के लिए क्या करोगे, स्मार्ट आंसर क्या होगा, हाँ, मटेरियल लेबर के अलावा जो खर्चे हैं सारे एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस। क्लियर हो गया। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पे आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यानी कि जो चीज़ें बनाने में एक्सपेंस लगता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। याद है चैप्टर नंबर 2-3 में पढ़ाया था मैंने, वो मैंने आपको एक लंबी लिस्ट दी थी कि 20 नामों की। फ्लॉपी डिस्क आ गया, प्रिंटर आ गया, ऑडिट फी आ गई, बताओ ये कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे, प्रोडक्ट में, नॉन प्रोडक्ट में। फिर अगर नॉन प्रोडक्ट है तो इनडायरेक्ट में, एडमिन में, फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे जाएगा, ये हमने सारा किया था ना, ये वही वाला, ठीक है। फिर सेलिंग एक्सपेंस में वो याद है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वाले भी थे। तो एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कमीशन, ये सेलिंग एक्सपेंस, इनके पास रीडिंग कर लेना आप लोगों ने। फिर मैंने कहा था जो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहीं नहीं फॉल करते, यानी कि जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जो सेलिंग नहीं है, वो सारा कौन बनेगा, एडमिन। तो एडमिन देखा याद है हमें पढ़ा था, ये ऑडिटर फी, ये देखिए ऑडिटर फी आ गई, ठीक है नी, क्लियर। अच्छा, फिर फाइनेंस एक्सपेंस में इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ये भी पढ़ा था हमने, तो देखिए सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया ना। आगे चलते ओके। एसेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस आइटम, एसेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस आइटम, अभी देखना कितना आसान आपके लिए करता, ये और ये भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने। एसेट एक्सपेंडिचर कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद आया कुछ आपको, या आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा हुआ है भाई, ये वही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिसाल के तौर पे मतलब कि एक इन्वेंटरी वाली शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। एसेट को खरीदना, वैन खरीदी मैंने, ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, और जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगी वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, शॉर्ट टर्म के लिए।
तो एसेट एक्सपेंडिचर जो होता है ये नॉर्मली फिक्स एसेट को खरीदने पर होता है। ये किसके ऊपर होता है? फिक्स एसेट को खरीदने के लिए होता है, ठीक है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए होता है। ये बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक हो गया। तो करंट भी कह सकते हैं। असल में कोई करंट एक्सपेंडिचर नॉन करंट एक्सपेंडिचर का टर्म अकाउंटिंग में यूज नहीं करते हम, नहीं। अकाउंटिंग में करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी है। कोई करंट एक्सपेंस, नॉन करंट एक्सपेंस ऐसा कोई नाम ही नहीं है। हाँ, नाम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बहुत भी अगर रखना चाहो तो ये रख सकते हो कि शॉर्ट टर्म जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। इन दोनों में भी अभी कंफ्यूजन है। इन दोनों में से जो अच्छी बात याद रखने की वो ये है कि इनको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से याद रखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस ऑन फिक्स एसेट्स है, हाँ, यानी कि एक्सपेंस ऑन नॉन करंट एसेट्स, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को चलाने का खर्चा है। किसी को वेजेस दे दी, बिजली का बिल दे दिया, महीने का रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है जी, रिपेयरिंग मेंटेनेंस करवा ली, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को बिजनेस ने जिससे रेवेन्यू कमाना है, तो रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा करूंगा वो रेवेन्यू खर्चा है। क्लियर होगी? हाँ। और कैपिटल को खरीदने के लिए, एसेट को खरीदने के लिए खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन के चक्कर में ना पड़े। तो ये हमारे पास हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ शॉर्ट रन लॉन्ग रन, अगर मैं आपसे कहूँ भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आपके साथ लॉन्ग रन के खर्चे, सही है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, आपके साथ शॉर्ट रन के खर्चे। अगर आप मुझसे पूछें सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, मैं आपको कहूँ लॉन्ग रन के खर्चे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट रन के खर्चे। कुछ समझ आई मैंने क्या कहा? सिर्फ लॉन्ग रन शॉर्ट रन नहीं समझ आई ना आपको, कंसेप्ट समझ आई। अब फिर फर्दर मुझसे एक सवाल करोगे, सर ये लॉन्ग रन के खर्चे कौन से होते हैं? मैं कह दूँ 1 साल से ज़्यादा वाले, और रेवेन्यू 1 साल से कम वाले। अब कुछ समझ आई मेरी बात? नहीं आई है, अभी भी नहीं आई, कुछ भी नहीं समझ आई। अब सर ये रेवेन्यू 1 साल से ज़्यादा वाले खर्चे कौन से होते हैं, साल से कम वाले? अब तीसरा सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछ बैठा, फिर मैं कहूँगा नॉन करंट एसेट्स के खर्चे ये साल से ज़्यादा खर्चा होते हैं। ज़रूरी नहीं है, खर्चा हो गया अपना, आपने वैन खरीदी, सारा खर्चा हो गया, ये खर्चा कौन साल से ऊपर गया कि गया? मतलब आज मैंने मान लो 50 लाख की गाड़ी खरीदी, वैन खरीद ली 50 लाख, खर्चा हो, ये कौन सा लॉन्ग रन का खर्चा? ये तो हो गया खर्चा। हाँ, इसका बेनिफिट भी लॉन्ग रन तक मिलता रहेगा, ये हो सकता है, इसलिए लॉन्ग रन एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि इससे जो बेनिफिट मिलना है वो लॉन्ग रन तक मिलता रहेगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उससे बेनिफिट शॉर्ट रन के लिए मिलता है। चीज़ें सेल हो गई, पैसे आ गए, रेवेन्यू खत्म हो गया, मेरा रेवेन्यू मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट को खरीदने के ऊपर होता है, अब बताएं कॉन्सेप्ट पहुंच गया आप तक? अब कुछ पूछेंगे वैसे? हाँ ठीक है, समझ लग गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए खर्चा होता है। इसलिए चीजें वो याद रखो जो कंसेप्चुअली तगड़ी हो, पर वो भी ठीक है, बुरा तो वो भी नहीं है, ठीक है यार। एग्जांपल कर लोगे यार, खुद एग्जांपल कर लेना, आसान है बच्चों वाली है। कॉस्ट सेंटर एंड एक्सपेंसेस पे आ जाए, इसको रीड कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस पे आ जाए। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आ जाए, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आ जाए। कहता है एक्सपेंसेस के टाइप में ना 2 मसले आएंगे। एक होता है ऐसा एक्सपेंस जिसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर दें, एक्सपेंस दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू सिंगल कॉस्ट सेंटर। जैसे कि हमने देखना चाहते हैं कि यार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ए के खर्चे कितने, तो जितने भी सारे खर्चे होंगे, यानी कि एक बिजली इस्तेमाल कितनी करता है, एक खाने के ऊपर कितना पैसा खर्च करता है, ए रिपेयरिंग मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा करता है,
ए सफाई वगैरह पे कितना खर्चा करता है, ए इसके अलावा हमसे चाय और टिश्यूज़ वगैरह और बाकी जो चीज़ें स्टेशनरी वगैरह कितना मंगवाता है। तो अगर नंबर 1 सिंगल कॉस्ट सेंटर के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो सारे खर्चों को सिंगल कॉस्ट सेंटर में ऐड कर दूंगा, सिंपल इज दैट, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। एक होता है एक्सपेंस दैट नीड टू बी शेयर्ड बिटवीन नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर, यानी कि अब 3 डिपार्टमेंट है ए बी से। अब मुझे ये बताएं, बिजली है, ए ने भी इस्तेमाल की, बी ने भी इस्तेमाल की, सी ने भी इस्तेमाल की। मान लो बिजली का बिल आ गया 50,000, क्या 50 का 50 एक के हिस्से में जाएगा? तीनों में डिवाइड होगा ना, क्योंकि तीनों ने बिजली इस्तेमाल की है। अब यहाँ पे मसला लड़ाई ये होती है, तीनों में बिजली तो डिवाइड होगी, क्या बराबर डिवाइड होगी? नहीं, बराबर नहीं होगी। मान लो हम इस क्लास में बैठे हुए हैं, इस क्लास में बच्चे कम हैं, एसी भी कम चलेगा, क्या ख्याल? एक क्लास में बच्चे ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ पे 3 एसी चलाने पड़े। अब एक क्लास में एसी बच्चे नॉर्मल है, हो सकता है वहाँ पे 2 एसी से काम चल जाए। एक क्लास में बच्चे कम है, वहाँ पे 1 एसी चलाना पड़ेगा। अब क्या तीनों कमरों में बिजली का बिल बराबर बांटूं? नहीं, जो कमरा ज़्यादा बिजली खा रहा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करेंगे। मान लें अब 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त खाना खाने गए, 3 दोस्त खाना खाने गए, पिज़्ज़ा खाने गए, और टोटल स्लाइस मान लें कि 9 स्लाइस हुए। कितने हो गए? 9 स्लाइस हो गए। उसमें से एक दोस्त ने 5 स्लाइस खा लिए। कितना खा लिए? 5। अव्वल तो कोई ऐसा करना नहीं देगा, ठीक है जी, उसका हाथ ही पकड़ लेंगे, ओ तू किधर जा रहा है, रोक जा, ब्रेक के लगा। तो मान लो एक दोस्त ने 5 स्लाइस खा लिए, पीछे कितने रह गए? 4। एक दोस्त ने 3 स्लाइस खा लिए, पीछे कितने रह गए? 1। और एक दोस्त ने 1 स्लाइस खाया। अब पैसे जब बांटने की बारी आई तो जिसने 5 स्लाइस खाए थे ना, वो कहता है चलो यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा था, चलो सारे बराबर पैसे निकालो, सारे के सारे बराबर पैसे निकालो। भाई जो खर्चा हुआ वो तीनों पे डिवाइड करने। अमेरिकन सिस्टम चलेगा, एक वाला कहेगा खुदा का खौफ करो, मैंने तो 1 पिज़्ज़ा खाया, मैं क्यों बाकियों के पैसे दूं? मुझे तो असूल तो ये बनता है भाई, मेरे हिस्से में तो कुछ आने नहीं दिया, तुम सारा निपटा गए। अब मुझे बताएं, अब इस केस में अगर पैसे तीनों पर हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें, नाइंसाफी नहीं है? और एक वाला 5 पिज़्ज़े के पैसे दे रहा है और 5 वाला तो यशी मारेगा। और अगर ये कहा जाए कि जिसने जितने पिज़्ज़े खाए हैं उस रेशियो से हम पैसे बांटेंगे, अब 5 लगेगा, ओए होए मैं की कर बैठा, है ना, गलती हो गई, इतने पिज़्ज़े खा लिए, पैसे तुम्हें ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये इक्वालिटी है। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जितना बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा उसको ज़्यादा बिल देना चाहिए ना। अब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई उनका क्या कसूर, उसको बिजली का बिल क्यों ज़्यादा दे रहे तुम? बात समझ आ रही? तो अगला ये है कि अगर नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर हैं तो हम क्या करेंगे, उन एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल वही होता है जैसे मैंने पूछा कि डिवाइड करना कैसे, तो ये डिवाइड करेंगे गिवन बेसिस के ऊपर। वो बेसिस कौन सी होती है वो आपको कल बताऊंगा, कल के लेक्चर में, यहाँ से ऑनवर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।